Bismillahirrahmanirrahim. This is your instructor Mohammad Ahyan, and I'll be teaching you O-levels chemistry at Ilminate Education System. So the first chapter we're going to start with is acid, bases, and salts. So let's get straight to it. तो सबसे पहली चीज़ अगर हमारे पास सिलेबस कंटेंट है, हम इन सारे पॉइंट्स को इंशाल्लाह इन डेप्थ डिटेल में कंसेप्चुअली इंशाल्लाह कवर करेंगे और इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को हम एज ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉइंट्स भी इस्तेमाल करेंगे जब चैप्टर एंड हो गया होगा, जस्ट टू रिकॉल कि हमने वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से इवन सब टॉपिक्स हैं, पॉइंटर्स हैं हमने जो कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. ठीक है, एसिड बेसिस का चैप्टर है. तो बेसिकली सबसे पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी एसिड्स ही की है. सही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एसिड की डेफिनेशन सबसे पहले हमें समझना होगी. तो एसिड वो कोई भी सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होके हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा. और अगर आपको पता हो, अगर आपने आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ी हो, तो हाइड्रोजन आयंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं. तो यानी कि जब भी एसिड को मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूँगा तो वो मुझे एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करके देगा. सही है. अच्छा, एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं. तो एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसिड्स का जो पीएच होता है, सही है, वो बिलो 7 होता है. सही है. अच्छा, अब पीएच स्केल की थोड़ी बात कर लूँ मैं इधर, कि हमारे पास पीएच स्केल होता है, राइट. और पीएच स्केल के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है फ्रॉम 0 to 14. सही है. 0 to 6 हमारे पास एसिड्स होती हैं. सही है. और 8 to 14 हमारे पास बेसिस होती हैं. और जो 7 होता है वो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पर जो सब्सटेंस होता है जिसका पीएच 7 है वो ना एसिडिक होता है ना एल्कलाइन होता है. बेसिकली वो न्यूट्रल होता है. और हमारे पास सॉल्ट वाटर की बात करें तो वो उधर ही पाया जाता है. सही है. अच्छा, तो एसिड जो होती हैं उनका पीएच जो होता है वो बिलो 7 होता है. सही है. अच्छा, अब जब पीएच की बात हमने कर ही ली है तो एक और पॉइंट है, उसको भी देख लिया जाए. राइट वाली स्लाइड को देखना. वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सही है. अब हमारे पास दो एसिड्स हैं. सही है. एक फर्ज करो मेरे पास एक वीक एसिड है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब मैं जब वीक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूँगा तो फिर वो तकरीबन वो ज़ाहिर है आयोनाइज होगी, यानी कि वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, वीक एसिड करेगा. और जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो भी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा. फ़र्क दोनों में ये होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे व्हेन कंपेयर टू द वीक एसिड. तो अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन ज़्यादा होती है वाटर के अंदर व्हेन कंपेयर टू वीक एसिड्स, तो बात गलत नहीं होगी. सही है. तो हमने पहला डिफरेंस देख लिया कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में फ़र्क किया. अच्छा, अब एक रूल हमेशा याद रखना. अब मेरे पास दो मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा भी मेरे पास वीक एसिड है. अब मैं एक वीक एसिड का पीएच मेजर करूँगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मेजर करूँगा, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो होगा वो वीक एसिड से कम होगा. समझे बात? ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है. हमने बात की थी कि हमारे पास लेस देन 7 पीएच स्केल पर एसिड्स होती हैं, राइट. तो हमारे पास पीएच स्केल की मैंने अगर याद हो तो रेंज की बात करी थी, वो होती है 0 से 14. ठीक है, 0 से 6 तक हमारे पास एसिड होती हैं. तो 0 पर जो एसिड होगी ना, इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड टू बी फाउंड. और 6 पर जो एसिड होगी इट इज़ द मोस्ट वीक एसिड टू बी फाउंड. सही है. तो जितना ज़्यादा पीएच होगा वितनी वीक एसिड होगी, जितना कम पीएच होगा वितनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी. सही है. आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है. अच्छा, अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जांपल्स इधर दी हुई हैं, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4. और अगर वीक एसिड्स की एग्जांपल्स की बात करनी है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं. बेसिकली तुम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में इन द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह. सही है.
और बाकी HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे तुम लोग सॉल्ट प्रिपरेशन में इस तरह पढ़ोगे, तुम लोग का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स तुम लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। सो बस अभी तक यही याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होती हैं वो वीक एसिड्स कहलाती हैं, सही है। अच्छा, द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब मैंने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो एच पॉजिटिव आयन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो वो एच पॉजिटिव आयन्स वहीं के वहीं रहेंगे। अगर वीक एसिड होगी तो मैं उन एच पॉजिटिव आयन्स को वापस से उस एसिड के अंदर वो कन्वर्ट कर सकूंगा। तो यानी कि ये वाटर और एक वीक एसिड का रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही। आई होप दैट्स क्लियर। अब आते हैं हम एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सही है। लेकिन उससे पहले एक केमिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं वो भी बता दूँ कि प्योर एसिड जो होती हैं, ठीक है, आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आप लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, जैसे कि आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग, सही है। तो प्योर एसिड जो होती हैं वो हमारे पास सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। अच्छा, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोवलेंट बॉन्डिंग किन दो सब्सटेंसेस के बीच होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग दो नॉन मेटल्स के बीच होती है, राइट। तो यानी कि एसिड भी दो नॉन मेटल से बना होता है, राइट, ऐसा ही है। तो भाई एसिड जो होता है बेसिकली दो नॉन मेटल्स की पैदावार होता है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब वो फिर हमारे पास जैसे कि HCl हमारे पास एग्जांपल आ गई, HNO3 आ गई, H2SO4 आ गई, ठीक है, ये हमारे पास अलग एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है नॉन मेटल ऑक्साइड, सही है। कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिड की कैटेगरी में फॉल हो सकता है अगर वो एसिड्स के मयार पर, यानी उसकी ए पॉजिटिव आयन्स हो और पीएच वगैरह वगैरह जो हमने पढ़ी अभी उस पर उतर रहा हो, तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की कैटेगरी में फॉल करेगा, सही है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो या कोई कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हो, सही है, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, वो हमारे पास एसिड की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहली होती है कि वो सार टेस्ट रखती है, सही है। पीएच वैल्यू उनकी लेस देन 7 होती है, ठीक है। और कोरोसिव होती हैं, डेंजरस होती हैं। हाउएवर सारी की सारी एसिड्स हमारे पास डेंजरस नहीं होती, सही है। इट डिपेंड्स। जैसे कि हमारे पास लेमन होता है, उसके अंदर हमारे पास सिट्रिक एसिड होती है, सही है। तो भाई वो तो हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, खाने में डाल के, नहरी में डाल के आराम से कंज्यूम भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम तेज़ाब की बात करें या ब्लीच की बात करें तो बेसिकली वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, सही है। कंज्यूम किया तो फिर बिरयानी ही खाने को मिलेगी और इसका कोई आउटकम नहीं होगा, सही है। सो बेसिकली भाई यही दोनों के बीच डिफरेंस है भाई, कि कुछ हमारे पास डेंजरस होती हैं और कुछ हमारे पास डेंजरस नहीं होती, सही। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की जाने पड़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली एसिड जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं थ्रू मोबाइल आयंस, सही है, इन एक्वस स्टेट। इससे मुराद क्या हुआ? जैसे ही मैं एसिड को एक वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ वो एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर है जब वो एच पॉजिटिव आयंस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे पास एज अ मोबाइल आयन एक्ट करेंगे व्हेन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। और तभी एसिड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनके पास मोबाइल आयन्स होते हैं, सही। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है। हमारे पास दो टाइप्स की एसिड होती हैं, सही है। अच्छा, ये ज़रूर याद रखना, सही है, इट्स इम्पॉर्टेंट, सही है। अब हमारे पास दो तरह की एसिड्स होती हैं। अभी मैंने बात किया था कि हमारे पास कुछ डेंजरस एसिड्स होती हैं और कुछ हमारे पास नहीं होती डेंजरस। जैसे कि सिट्रिक एसिड हमारे पास डेंजरस नहीं है, वेराइज अगर मैं बात करूं कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो भाई बहुत बहुत नुकसानदेह है, राइट। अच्छा, अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ कि वीक एसिड्स हमारे पास कौन सी होती हैं, सही है। तो वीकर एसिड्स हमारे पास कहलाती हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, सही है। हमारे पास दो तरह की और एसिड्स होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो वो वीक होती हैं, सही है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, सही है। अच्छा, जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं तो वो लेस कोरोसिव होती हैं, और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वो मोर कोरोसिव होती हैं, यानी कि वो डेंजरस होती हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो वो बेसिकली हमें फ्रूट्स के अंदर मिलेंगी, लिविंग टिश्यूज़ के अंदर मिलेंगी, जैसे कि इथेनॉइक एसिड, टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हम कंज्यूम कर सकते हैं, सही है। ऑर्गेनिक एसिड्स हम बेसिकली कंज्यूम कर सकते हैं और करते भी हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सही है। और इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो वो बेसिकली मोस्टली मैन मेड होती हैं, सही है। बेसिकली मिनरल से बनी होती हैं, मैन मेड होती हैं, कैन ऑल्सो बी नोन एज मिनरल एसिड्स। तो ज़रूरी नहीं हम इनको इनऑर्गेनिक हैं, हम इनको मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर हमने याद भी रखना है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तरह हम की कैटेगरीज में अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इंशाल्लाह याद भी रहेगा, सही है। अच्छा, सो बेसिकली इसकी इनऑर्गेनिक एसिड्स की हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप दैट्स क्लियर। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बीच क्या फ़र्क है, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बीच क्या फ़र्क है। आई होप दैट्स क्लियर, सही है। अच्छा, अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जाने बढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, वो बेसिकली है बेसिस एंड एल्कली, सही है। ये खुली है हमारे पास तीसरी स्लाइड। देखो बेसिस क्या होते हैं, सही है। बेसिस, बेस is a substance which reacts with an acid to produce a salt and water only, ठीक है। एंड आर मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे। यार अब ये डेफिनेशन तुम्हें समझानी पड़ेगी, तो अब इसको गौर से समझना, सही है। अच्छा, बेस हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड होती है या तो मेटल ऑक्साइड होती है। देखो इधर लिखा हुआ भी है मैंने, ये देखो, ये देखो मेटल ऑक्साइड, सही है, और मेटल हाइड्रोक्साइड, सही है। बेसेस आर यूजुअली मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो बेसिकली अब तुम गौर से सुनना बात, सही है। मेरे पास एक एसिड है, सही है, जिसका पीएच है बेसिकली लगा लो तुम 6 है, सही है। उसका पीएच क्या है, उसका पीएच 6 है, एसिड है, ठीक है। और एक बेस है जिसका पीएच मान लो कि 8 है, सही है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वली एंड ऑपोजिट साइड्स पर इक्वली डिस्टेंट है न्यूट्रल पॉइंट से, सही है। यानी कि भाई ये एसिड जो है न्यूट्रल पॉइंट यानी जो कि हमारे पास 7 होता है उससे 1 नीचे है, और ये बेस जो है हमारे पास ये +1 है। तो यानी कि ये इन दोनों को पावर्स की, अगर इन दोनों की पावर्स की बात करें तो ये दोनों वीक है, सही है। तो बेसिकली ये भी वीक एसिड है, सही है। और ये जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास वीक बेस है, सही है। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं इस बेस को इस एसिड के साथ मिक्स करूँगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होगा। अच्छा, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है कि एसिड का अफेक्ट जो होता है, ठीक है, और बेस का अफेक्ट जो होता है, वो दोनों अफेक्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और बेसिकली वी विल बी लेफ्ट विद सब्सटेंस दैट है 7 pH। आई होप द कॉन्सेप्ट क्लियर, सही है। अच्छा, एसिड्स की हमने बात की थी, एसिड्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। और बेसिस की मैंने बात की कि बेसिस हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड होती हैं और मेटल ऑक्साइड होती हैं, सही है। अच्छा, या तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि या तो उनके पास बेसिकली ओ
2 ठीक है, यानी कि ऑक्साइड आयंस होते हैं, या उनके पास इधर देखो लिखा हुआ है OH- आयंस होते हैं। सही है। अच्छा, अब बेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि जब भी मैं, ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ज़रूर समझो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ बेसेस होती हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं जो कि वाटर इनसॉल्यूबल होती हैं। सही है। तो हमने जो वाटर सॉल्यूबल बेस होती है, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया एज एल्कली। तो यानी जो भी वाटर सॉल्यूबल बेस होगी ना, उसको हम एल्कली के उसमें डाल देते हैं। सही है। वाटर सॉल्यूबल बेस क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल बेस हमारे पास एल्कली होता है। तो जैसे ही एल्कली की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही मैं एक बेस को, ठीक है, जब वाटर के अंदर डालूंगा, सही है, तो बेसिकली वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ये वाले। Bases are substance that produce OH negative ions when dissolved in water. सही है। अच्छा, अब इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट भी है, वो तुम समझो। ये देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है एच पॉजिटिव। सही है। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है ओ एच नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँ कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, तो बात गलत नहीं होगी। और अगर इधर देखो, इधर है हमारे पास ओ एच नेगेटिव, साइन क्या है इधर हमारे पास? नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँ कि बेसिस जो होती हैं हमारे पास, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होती हैं, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। पीएच की हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट डजेंट मैटर कि बेस हमारे पास वाटर सॉल्यूबल हो या वाटर इनसॉल्यूबल हो, सही है, या मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो, बस बेसिस का पीएच जो होता है ना, वो अबव 7 ही पाया जाता है। हमारे पास जिस तरह एसिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स होती हैं, इसी तरह बेसिस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं और वीक बेसिस होती हैं। उनकी भी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली सिमिलर होती हैं कि आयोनाइजेशन जो होती है स्ट्रॉन्ग बेस की, जिसका पीएच 14 है, वो ज़्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू अ बेस दैट हैज़ अ पीएच ऑफ 8। सही है। तो यानी कि आयोनाइजेशन, यानी कि भाई जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल, यानी वाटर के अंदर मैं उसको डालूंगा, तो वो ज़्यादा ओ एच नेगेटिव आयंस वो प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सही है। और अगर बेस के पीएच वैल्यू के नज़र से देखना जाए स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, तो भाई बेस का वैल्यू जितना हाई होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास ऑब्टेन होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को देखो ज़रा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखो। सो बेसिकली वो स्लिपरी टू टच इन एक वो सॉल्यूशन होती है, यानी भाई इसका क्या मतलब हुआ? स्लिपरी टू टच होती हैं, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। यार अब इसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल हमारे पास सामने मौजूद है। हर किसी ने बचपन में साबुन तो खाया ही होगा, सही है। टेस्ट तो क्या होगा, ठीक है, मोस्टली लोगों ने क्या होता है, सही है। तो बेसिकली उसका टेस्ट बिटर होता है, सही है, लेकिन आप साबुन खा के मर नहीं जाते, सही है। तो इससे ये हमारे पास रिजल्ट निकलता है कि बेसिस, ऑल बेसिस, या कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बेसिस आर नॉट टॉक्सिक, या कह दूं कि हैजार्डस, सही है, डेंजरस नहीं होती, तो चल कर, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने दे कैन ऑल्सो न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यार ये हमारे पास एक रिएक्शन होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर। सो बेसिकली यार प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास रिएक्शन आएगा, ये हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं, सही है। बाकी हमने न्यूट्रलाइज एसिड्स का पॉइंट इधर मैंने पूरा तुम लोगों को इन डिटेल समझाया है, सही है। बाकी फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो इसकी फुल लॉजिक है भाई। तो वो हम सॉल्ट्स के टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा, एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर इंशाल्लाह। अच्छा, इधर देखो, बेसिस एंड एल्कलीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जस्ट लाइक एसिड्स, सही है, बिकॉज दे कंटेन चार्ज्ड आयंस दैट कैन मूव फ्रीली। अब देखो यार, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। अगर मेरे पास बेसिकली एल्कली है, यानी वाटर सॉल्युबल बेस है, ठीक है, तो उसके पास चार्ज आयन होगा, और चार्ज आयन कौन सा होगा? ओ एच नेगेटिव। लेकिन अगर फर्ज करो मेरे पास बेस है जो कि वाटर इनसॉल्यूबल है, तो वो जो है
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा? तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन फॉर्म के अंदर, सही है? यानी कि वो मदद लेता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है? वो मदद लेता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं एल्कली की या एसिड की, तो वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्री आयंस, सही है? उस एल्कली के फ्री आयंस OH नेगेटिव आयंस हैं और एसिड के फ्री आयंस H पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है? आई होप द कॉन्सेप्ट क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर एसिड, बेसिस एंड एल्कली, ठीक है? बेसिकली एल्कली बेस का ही एक हिस्सा ही है, सो वो हमने अलग से नाम दे के कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, तो अब हमारे पास जो आने वाला है वो है बेसिकली इधर आओ। ये हमारे पास मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, सही है? अच्छा, ये मैं तुम लोग को क्यों दिखा रहा हूँ? तो बेसिकली मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये तुम लोग अभी लाइक देखोगे चैप्टर ऑफ सॉल्ट्स के अंदर, ठीक है? कि किस तरह हमारे पास मेटल्स होते हैं, सही है? यानी बेसिस के अंदर किस तरह होते हैं मेटल ऑक्साइड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? मेटल हाइड्रोक्साइड किस तरह हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो हम ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज ही से लाइक डिड्यूस करेंगे। तो यार एक रिक्वेस्ट थी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर याद कर आना। आई नो दिस इज द पार्ट ऑफ मेटल्स चैप्टर, ठीक है? लेकिन इसकी इधर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को बराए मेहरबानी याद कर आना, सही है? और इसी तरह याद करना, इसी ऑर्डर में याद करना, सही है? तो वो हमें क्वाइट हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होगा, सही है? अच्छा, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को यार, इधर देखो, ठीक है? यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड एल्कलीज, सही है? यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो मेकिंग डिटर्जेंट्स के अंदर काम आता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर काम आ जाता है, कार बैटरीज के अंदर काम आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो वो लेदर प्रोसेसिंग में काम आ जाता है, क्लीनिंग मटेरियल्स मेटल्स के अंदर काम आ जाता है। इथेनॉइक एसिड की बात करें तो वो विनेगर में काम आ जाता है टू प्रिजर्व फूड इन मेकिंग एडेसिव सच एज ग्लू। अब देखो एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है, हमारे पास ये दोनों इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कौन सी? पेन ऑन है? हाँ, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड हैं, याद रखना। बाकी इथेनॉइक एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, तभी हम इसे विनेगर में इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली, सही है? अमोन अच्छा, अब हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस की मैं बात करूँगा, जैसे कि हमारे पास अमोनिया सॉल्यूशन होता है जिसको हम विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिकली ये एक एल्कली है, सही है? इन टूथपेस्ट, ठीक है? टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। अब मैंने तुम लोग को इन डिटेल बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट का समझाया है कि न्यूट्रलाइज एसिड कैसे होगा, सही है? ऑन टीथ इन एंटासिड्स टू रिलीव इन डाइजेशन, सही है? और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर होते हैं। हम उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तुम रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर आए होगे इंशाल्लाह। तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, सही है? क्योंकि ये बेस ऐसी लाइक मैं कह दूंगा कि ये ऐसा चैप्टर है कि ये हर जगह काम आएगा। अभी देखा ना, हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो कि वीक एसिड्स कहलाती हैं। हमने देखा कि वो कनेक्शन कहाँ जा रहा है, वो कनेक्शन जा रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, समझ रहे हो? तो केमिस्ट्री बेसिकली ना इंटरलिंक जाती है। तो बेसिकली हाँ, और सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली एटीपी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इवन पेपर 2 में भी ज़्यादा पूछा जाता है। और एसिड बेसिस की बात करें तो यार वो सॉल्ट्स के साथ मिक्स होकर ही पूछा जाता है पेपर 2 और पेपर 4 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें एमसीक्यू पेपर यानी पेपर 1 की, तो बेसिकली वो एसिड एंड बेसिस से तगड़े तगड़े सवाल निकाल के पूछेगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखें। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये भी हमारे पास एक एल्कली है, ठीक है? वो सोप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है? डिटर्जेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, सही है? इंडस्ट्रियल क्लीनिंग और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है। यार अभी डिटर्जेंट से मुझे एक बात याद आ गई, अगर याद हो कि सर्फ, लोगों को सर्फ खाने का बहुत शौक हो रहा होता है आजकल, सही है? तो बेसिकली भाई वो मारेगा नहीं, सही है? सर्फ खाने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है?
क्योंकि वो बेसिक होता है बेसिकली। सो भाई चिल ऐसे ही है, कोई कहे सर्फ खा रहा हूँ मैं या उसने सर्फ खा लिया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो हयात ही रहेगा। बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी जब तक कि वो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना खा ले। सही है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो वो हमारे पास न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, यानी कि भाई वो एक बेस है। सही है। वाटर इनसॉल्युबल बेस है, उसको मैं एसिड के साथ मिलाऊंगा तो वो बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि सॉइल जो कि पहले एसिडिक थी उसके अंदर जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया तो अब इसका पीएच जो है वो बेसिकली हमारे पास कितना हो गया, वो बेसिकली हमारे पास 7 हो गया, न्यूट्रल। और कैल्शियम ऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक आयरन, कंक्रीट, सीमेंट। सही है। अच्छा, इसकी देखो एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहली बात सुनो। अब ब्लीचिंग एजेंट डीकलराइजेस कलर्ड कंपाउंड्स, यानी कि यार जैसे कि अगर मेरे पास ब्लीच है, मैं फर्ज करो किसी चीज़ पर डालूंगा तो यार उसका तुम कलर देखोगे वो थोड़ा फेड फेड सा हो जाता है, पेल वाइट हो जाता है, और समझ रहे हो ना, राइट। सो वो क्यों होता है, तो वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो ब्लीच कर देता है कलर्ड कंपाउंड्स बाय रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम देम। यार अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम देम। समझो, अब इधर कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है पता नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट कॉन्सेप्ट तो आ रहा है तो लेके जाओ। हमारे पास होता है रीडॉक्स रिएक्शन। सही है। बेसिकली रीडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडक्शन जो होती है हमारे पास वो होती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। और ऑक्सीडाइजिंग जो होती है वो होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन। सही है। ये बात तो गौर से सुनो, रिडक्शन होती है हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इधर वो कह रहे हैं रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम देम, यानी कि वो उसको, यानी जिस सब्सटेंस पर मैं ब्लीच डाल रहा हूँ जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड डाल रहा हूँ तो वो वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रही है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर देती है। सही है। तो अगर मैं कहूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो बात गलत नहीं होगी। सही है। तो देखो कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ आके मिल रहा है, तो बेस अपनी पक्की करो। अच्छा, एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होता है इन द फूड इंडस्ट्री, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड इज एडेड टू फूड इन अ स्मॉल अमाउंट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड बैक्टीरिया। यस आई नो, सल्फर डाइऑक्साइड इज, ठीक है। सो बेसिकली स्मॉल अमाउंट में डालते हैं तो स्मॉल अमाउंट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। सही है। सबकी नहीं होती यानी इसकी नहीं होती, ये बात समझो मेरी। अगर मैं कोई और यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी जगह डालूँ ना तो वो हमारे लिए स्मॉल अमाउंट में भी बहुत डेंजरस होती है, लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड डाल रहा हूँ ना तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स के अंदर हमारे लिए डेंजरस नहीं होती। सही है। तो दिस रूल डजन अप्लाई टू एवरीवन। सही है, इसी के लिए अप्लाई होता है तो इसी के लिए याद रखना ज़रूरी है। सही है। सो यार बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सही है। इंशाल्लाह हम फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। सही है। एक चीज़ जो कि इधर अपेयर नहीं हो रही, जो मैं चाह रहा था कि अभी बता दूं तुम लोगों को, आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आ रही इधर। जस्ट वेट ओवर हियर एक सेकेंड। सारी चीज़ इग्नोर करना। सही है। अभी तुम लोगों को ना ऑक्साइड्स के बारे में जानने की ज़रूरत है फ़िलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सॉल्ट्स के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये रिएक्शन के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी से बेहतर पीएच स्केल को देखो हमारे पास। अब ये देखो हमारे पास जीरो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। सही है, इसको बिल्कुल लिख लो। ठीक है, ये तुम लोग को बहुत प्यारे तरीके से याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास 15 पर होती है। सही है। और न्यूट्रल होता है हमारे पास 7 के ऊपर। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन जो होता है हमारे पास 8 पर होता है। स्लाइटली एसिडिक यानी कि वीक। सही है, स्लाइटली से मुराद इधर इधर वीक है। तो एसिडिक जो होता है इधर हमारे पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, मिल्क है, लेमन जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट, और विनेगर आ जाता है, इथेनॉइक एसिड आ जाती है। सही है। वाटर आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, टूथपेस्ट आ जाता है, ब्लड एक्सेट्रा। भाई बहुत सारी एग्जाम्पल है। सही है, सबको एक नज़र डाल लेना। सही है। और ये हमारे पास एक पीएच मीटर कहलाता है।
तो बेसिकली ये मैं इसकी एक ऐसे करके कह सकते हैं कि एक मेटल क्या कहूँ मैं, एक मेटल रॉड होती है बेसिकली, जो कि हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और वो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिकली, ठीक है, उसको उसके पीएच को डिटरमाइन कर लेता है, सही है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिजिटल पीएच मीटर, सही है। अच्छा, इधर हमारे पास आ गया। चलो देखो, रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह याद करनी है, सही है। अच्छा, याद कर कर आना है, सही है। अच्छा, इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास चार तरीके के होते हैं। एक ब्लू लिटमस होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक थाइमोप्थिलीन होता है और एक रेड लिटमस होता है। यस, थाइमोप्थिलीन हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे पास फिनोप्थिलीन होता था, सही है। अब हमारे पास आ गया थाइमोप्थिलीन। बेसिकली दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि वो एसिडिक एसिड के अंदर भी सेम बिहेवियर शो करते हैं और एल्कलाइन सॉल्यूशन में भी सेम बिहेवियर शो करते हैं, बस नामों का डिफरेंस है, सही है। तो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो भाई हमारे पास ब्लू लिटमस है, ठीक है, और इसको मैं अगर एसिड के अंदर डालूंगा तो वो रेड देगा। मिथाइल ऑरेंज भी रेड देगा, रेड लिटमस भी रेड देगा, लेकिन ये जो नया बंदा ऐड हुआ है ना, ये कलरलेस देगा, यानी वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा, कलरलेस, सही है। सो बेसिकली यार इधर बात यही है कि इसको याद इस तरह करना है कि सब रेड होगा सिवाय जो चीज़ नहीं ऐड हुई है सिलेबस के अंदर, वो कलरलेस देगी, सही है। कलरलेस याद करना, सही है। और भी तरीके हैं याद करने के, टोटली अप टू यू। और अगर ब्लू लिटमस की बात करें तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो ब्लू देता है, थाइमोप्थिलीन भी ब्लू देता है, रेड लिटमस भी ब्लू देता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज येलो देता है। तो इसको भी इस तरह याद रखना कि सब ब्लू देंगे सिवाय मिथाइल ऑरेंज के, जो कि येलो देगा। और येलो का थोड़ा बहुत यार एक तरह से रिलेटेबिलिटी फैक्टर रहा जाता है कि ऑरेंज है तो उसको थोड़ा वाइट उस पर मिक्स करो तो येलो, यार ठीक है ना। अपने लॉजिक से लगाओ और अपने तरह जो जिस तरह समझ आता है उस तरह याद करो, सही है। सो बेसिकली बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्ट्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द लास्ट क्लास इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।